जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या रिवाइज सबका? मैम पर मिनिस्ट्रीज एक साथ याद नहीं हो पाई, वो 6 ब्रांच वाली, उस पे प्रॉब्लम हुई बस। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री तो एक ही थी। हाँ हाँ, ओ, वो 6 डिपार्टमेंट। हाँ, वो हो जाएगा धीरे धीरे। वो न्यूज़पेपर से ज्यादा इजीली लर्न होता है क्योंकि न्यूज़पेपर में आती रहती हैं ये सारी चीजें, और साथ साथ लर्न होता रहता है। ऐसे एक बार में लेके बैठोगे तो डिफिकल्ट होता है लर्न करना, और ये तो सिर्फ एक ही है। ऐसे तो हर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स पता होने चाहिए। It It is is now now पर करेंगे तो 12:30 12:30 p.m. p.m. हो जाएगा। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लिखवाए थे, जिसमें मैंने आपको प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव लिखवाया था। याद है सबको? जी मैम। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में क्या डिफरेंस था? And progressive taxes are on the basis of income, and regressive taxes are levied on everybody, irrespective of income. ठीक है, ठीक है। अब एक है प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव। इसमें क्या है? प्रोपोर्शनल, इसमें क्या होगा जब डायरेक्ट टैक्स पे एक ही सिंगल स्लैब हो टैक्स का। सपोज 10% है, चाहे इनकम 5 लाख हो पर एनम, चाहे 10 हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़, लेकिन सब पे टैक्स 10% ही है, तो ये है प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, इनडायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है? सबने इतना एक पढ़ाया था प्रोग्रेसिव। क्या था पंकज इसमें प्रोग्रेसिव में? अकॉर्डिंग टू इनकम। ठीक है। डिग्रेसिव जो है वो प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव का ब्लेंड है। कैसे कि एक पर्टिकुलर पीक तक इनकम टैक्स बढ़ेगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से ग्राफ चलेगा, फिर इस पीक के बाद वो फ्लैट हो जाएगा। कैसे? सपोज 2,50,000 तक 5% है, फिर 10%, 15%, 20%, फिर सेम सेम ही है। ठीक है, समझ आया? 2,50,000 डिग्रेसिव क्या है? इकोनॉमिक्स। समझ आया डिग्रेसिव क्या है? क्लास मैम एक बार। डिग्रेसिव प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव का ब्लेंड है। जैसे प्रोपोर्शनल में हो रहा था कि डायरेक्ट टैक्सेस पे सेम, चाहे इनकम कितनी भी हो, लेकिन सिर्फ 10% मतलब एग्जाम्पल लिया है, 5% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। प्रोपोर्शनल मतलब कि इनकम कितनी भी हो, लेकिन जो टैक्स का रेट है वो सेम ही रहेगा सबके लिए। और प्रोग्रेसिव में क्या था? इनकम की जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा।
ठीक है। अब डिग्रेसिव क्या है, इन दोनों का ब्लेंड है कि एक पॉइंट तक टैक्स बढ़ रहा है, उसके बाद स्टेबल है। एग्जाम्पल 2,50,000 जिनकी इनकम है उनको सपोज 5% टैक्स देना पड़ रहा है, उसके बाद 5 लाख तक जिनकी है उनको 10%, उसके बाद 7.5 तक जिनके है उनको 15%, उसके बाद 10 लाख और 10 लाख से अबव कितनी भी हो सबको 20%। अब सेम है 10 लाख के बाद। अब समझ में आया? जी मैम। हमने जो रिग्रेसिव पढ़ा था उसमें क्या था, सब पे सेम टैक्स लग रहा था। क्या एग्जाम्पल था इसका? मैम सर्विस 18% वाला जीएसटी का एग्जांपल दिया था। हाँ, चैट बॉक्स में तो मैंने आपको ये डायरेक्ट टैक्स के जब मैं लिखवा रही थी प्रोज एंड कॉन्स, उसमें भी बताया था ये पॉइंट कि रिग्रेसिव में क्या होता है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये जो पुअर है उसका ज्यादा इनकम टैक्स में जा रही है। पुअर सपोज उसकी इनकम 10,000 पर मंथ है और कोई रिच पर्सन है जिसकी 10 लाख पर मंथ है, उसका इनकम का सपोज इतना परसेंटेज ऑफ शेयर टैक्स में जा रहा है, लेकिन जो पुअर होगा उसका इतना बड़ा जाएगा। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है कि किसका कितना परसेंटेज ऑफ इनकम ज्यादा कम, कुछ ऐसा प्रीलिम्स में बनता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। समझ में आया? वहीं जो प्रोग्रेसिव टैक्स होंगे उसका अपोजिट बनेगा। अभी ये ऐसे जा रहा है, वो इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है? आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, ये वही था कि मुझे थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा इसमें लास्ट क्लास में, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही थी नेटवर्क इशू की वजह से। टेबल क्या बना ये, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आया प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट में आया रिग्रेसिव। ठीक है? कुछ इस तरीके से बनेगा। इनमें रिच जो है वो ज्यादा पे कर रहे हैं, ज्यादा पे कर रहे हैं।
एंड पंकज आप कहाँ हैं? आपका कैमरा क्यों ऑफ है? बाकी बच्चे भी, जयश्री, कैमरा देख के ना मेरा भी दिल करता है मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ूं। देख लेना, हम डायरेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम लिख चुके थे। डायरेक्ट टैक्सेस ऑन एसेट्स, ट्रांजैक्शंस, एक्सपेंडिचर, जिसमें मैंने बताया था कि 4 टैक्स बताए थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और डेथ टैक्स। ये सब मैंने बताया था कि अबॉलिश हो चुके हैं। एक मैंने फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी बताया था जो अबॉलिश हो चुका है। गिफ्ट टैक्स और होटल रिसीप्ट टैक्स भी मैंने बताया था कि अबॉलिश हो चुका है, याद है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में क्या था? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या था? मैम जो एम्प्लॉयर की तरफ से एक्स्ट्रा ठीक है। कॉस्ट उन पे टैक्स। ठीक है, अब उस पे इनकम टैक्स ही लग जाता है, उनकी उसकी इनकम पे ही इंक्लूड कर लेते हैं उसको, तो अलग से कोई फ्रिंज बेनिफिट टैक्स नहीं है। ठीक है, और कौन सा टैक्स था? बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स क्या था? कैश विथड्रॉल के टाइम भी था। ये भले ही अबॉलिश हो चुका है, लेकिन कोई ऐसा ऐसे या फिर कोई ऐसा मेंस में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चाहे कि ये लिखना है कि पहले ऐसा होता था, तो आप लिख सकते हैं इसको। तो ऐसा नहीं कि अबॉलिश हो गया तो बिल्कुल आपको इसको इग्नोर कर देना, टॉपिक को पता होना चाहिए कि ये टैक्स था कभी, और पेपर में लिख सकते हैं कि ऐसा टैक्स हुआ करता था, जिससे कैश में लोग कम विड्रॉ करें और चेक वगैरह ज्यादा यूज करें। ठीक है, टॉबिन टैक्स क्या था? Property tax in urban areas. शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रांजेक्शन मैंने बोल भी सकते हैं। आगे करते हैं। अच्छा, टैक्स किस तरीके से लगता है? यूनियन जो टैक्स लेती है वो कैसे लगता है? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज भी लेते हैं किसी किसी चीज पर, जब इनकम ज्यादा होती है तो 10% प्लस इंटू 4% सेस भी लेते हैं, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये कैसे लगता है? जो ये वाला अमाउंट होता है ये तो जाता है पब्लिक अकाउंट में। मैंने आप लोगों को 3 अकाउंट पढ़ाए थे, कौन कौन से थे? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी और पब्लिक फंड्स। तो जो ये सेस है ये जाता है पब्लिक अकाउंट में, जिसमें से सारी स्कीम्स वगैरह चलती हैं जो हमने उस टाइम पे देखी भी थी कि जब तक पब्लिक तक पैसा नहीं जाता तब तक यहाँ रहता है, याद है? जो ESIC और वगैरह वगैरह जितना भी उसमें पैसा होता है वो सब पब्लिक अकाउंट में जाता है। जो ये दोनों हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। ठीक है,
जो ये सरचार्ज है इसको टैक्स ऑन टैक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स है। सरचार्ज है, इसका कोई प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि इस स्पेसिफिक जगह पे इसको हम खर्च करेंगे। जैसे सेस है, इसका प्री डिफाइंड रहता है कि वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशन, इन सब पे ये पैसा खर्च होगा, लेकिन सरचार्ज का ऐसा कुछ प्री डिफाइंड नहीं होता। और सरचार्ज को स्टेट्स के साथ डिवाइड भी नहीं करना पड़ता। जैसे फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि कितना पैसा स्टेट्स को भी, आपने सुना होगा ना 41%, जो पहले 42% हुआ करता था कि स्टेट्स को डेवल्यूशन करना पड़ेगा। सरचार्ज का ऐसा कुछ नहीं होता कि वो स्टेट्स को भी देना पड़े। ठीक है, सरचार्ज मैंने आप लोगों को बताया कुछ प्री डिफाइंड इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बस एक एक्सेप्शन है कि 10% जो है सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। ठीक है, मतलब जितना सरचार्ज लगा है उसका 10% कुछ सोशल स्कीम्स वगैरह इन सब में जाता है, बाकी कुछ प्री डिफाइंड नहीं है सरचार्ज में। टेस्ट में क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है इसका, जैसे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्सेट्रा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो ये सेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, वहां से ये पब्लिक अकाउंट में जाते हैं। मतलब ये रहते पब्लिक अकाउंट में ही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो जाते हैं वो सीएफआई में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ अलग अलग सेपरेट फंड्स बने होते हैं इसमें। वो मूवी देखिए, कौन से, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सलमान खान की मूवी है, उसमें वो अलग अलग वो रखता है पिगी बैंक की, ये मम्मी के लिए, ये बहन की शादी के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। देखिए बिल्कुल वैसा समझ लो कि पब्लिक अकाउंट में गया, वहां से ही अलग अलग इसके लिए कुछ फिक्स होता है कि इतना पैसा इसमें, इतना पैसा कौन सी वो मुझसे शादी करोगी, यही है शायद यही है, मतलब मुझे ढंग से यही है शायद। हाँ मैम, यही है। यस मैम। तो बिल्कुल वैसा समझ लो इसको, पब्लिक अकाउंट को, कि यहाँ पे फिर रोड सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वाटर सैनिटेशन के लिए, इस तरीके से इसके कुछ अकाउंट्स बने हुए होते हैं। अच्छा, ये जो पैसा है इनकम टैक्स वाला, ये फाइनेंस कमीशन बताती है कि कितना परसेंटेज स्टेट्स को जाएगा। सपोज अभी जो है, सपोज 100 रुपीज अगर इसमें है तो 41 रुपीज स्टेट्स को देने पड़ते हैं। और ये 41 कैसे डिवाइड होता है ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, इसमें से भी कुछ पैसा स्टेट्स को जाता है, लेकिन ये तो जाएगा ही जाएगा, इस तरीके से है। लेकिन सरचार्ज और सेस का पैसा
फाइनेंस कमीशन नहीं बताती है कि किस तरीके से स्टेट्स को दिया जाएगा या कितना दिया जाएगा, कोई कंपल्जन नहीं है यूनियन गवर्नमेंट पे। कई बच्चों को एक क्वेश्चन होता है कि इतना टैक्स पे टैक्स और ये सब करने की क्या जरूरत है, सीधा इनकम टैक्स में क्यों नहीं ले लेते। तो उसका पॉइंट यही है कि ये पैसा गवर्नमेंट को पता है कि स्टेट्स को देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं, इस पे कोई कंपल्शन नहीं है, तो वो इसको चेंज करते रहते हैं कई बार, सरचार्ज और सेस को। ठीक है, हाँ, लेकिन जो ये सेस का पैसा है वो इनडायरेक्टली स्टेट्स को ही जा रहा है स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन वगैरह के लिए। जैसे फसल बीमा जो योजना थी, उसका पैसा कहाँ से जा रहा है, वो यहीं से जा रहा है। ठीक है, लेकिन फाइनेंस कमीशन नहीं बताती है इसके ऊपर कुछ भी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एग्रीकल्चर पे यूनियन गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। States. कॉर्पोरेशन टैक्स, ये कैसे लगता है, जो प्रॉफिट हुआ कंपनी का, सपोज कोई प्रोडक्ट है, उसका सेलिंग प्राइस, उसमें से उसका कॉस्ट प्राइस माइनस किया, जो उसका प्रॉफिट आया, इस पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स। क्या, अब जो न्यू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद बनी है, उन पर कैसे टैक्स लगता है, ये अमाउंट जानना जरूरी नहीं है, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए। 15% कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस। ठीक है, इस तरीके से लगता है। और जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पे 22% टैक्स सरचार्ज, सॉरी ये कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर सरचार्ज प्लस सेस, इस तरीके से। तो थोड़ा सा डिफरेंस है जो 2019 के बाद बनी है और उससे पहले बनी है, उनमें कितना क्या टैक्स है ये जानना जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, कंपनीज क्या करती थी, क्योंकि ये टैक्स प्रॉफिट पे लग रहा है, तो बहुत सारी कंपनी ये शो कर देती थी कि हमने तो इतना प्रोडक्शन किया, इतना सेल किया और हमारे इतना कॉस्ट लग गया, तो वो जीरो ही शो कर देती थी प्रॉफिट। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं कि जीरो प्रॉफिट हो तो वो कंपनी सरवाइव कैसे करेगी लॉन्ग टर्म तक। एक दो बार कभी हो सकता है कि हो गया हो, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं जीरो प्रॉफिट कंपनीज, जिन पर लगता है 15% मैट। मैट क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ टैक्स पे एग्जम्पशंस मिलती हैं, जैसे LIC में मिल गया। तो जो ये जीरो प्रॉफिट कंपनीज होती थी वो यही शो कर देती थी, जो एग्जम्पशंस दी जाती थी
जो इंसेंटिव्स दिए जाते थे गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स देती थी कि आप इतना टैक्स मत पे करो, या ये बेनिफिट दे दिया टैक्स पे, जैसे LIC एग्जाम्पल है, या जगह पे अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको इतना टैक्स कम देना है या इतना नहीं देना है। तो ये ऐसे से एग्जेम्पशंस यूज करके, ऐसे से इंसेंटिव्स यूज करके वो अपना प्रॉफिट एकदम जीरो शो कर देती थी। तो 1996 में ये टैक्स आया था, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। इसमें क्या होता है, जो बुक प्रॉफिट होगा, अब बुक क्या होता है, ये अकाउंट्स का वर्ड है, बस आपको इतना याद रखना है कि बुक प्रॉफिट पे कुछ उनका कैलकुलेशन होती है लंबी लंबी, कि बुक प्रॉफिट पे आपको 18 कितना टैक्स था, 18.5% टैक्स देना पड़ता था। उसमें ये नहीं देखते थे कि कितना आपका सेल कर पाए हो, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना मतलब लोगों ने डिमांड रखी है, उसके बेसिस पे बुक प्रॉफिट निकालते थे और उस पे 18.5% टैक्स लगता था। लेकिन शायद 2016-17 के बाद ये टैक्स 15% कर दिया। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज टैक्स देती है, ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कोऑपरेटिव टैक्स जो सोसाइटीज टैक्स देती है उसको हम AMT बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ठीक है, जैसे अमूल, ये ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो 15% पे करते हैं, अमूल का एक एग्जांपल लिया जा सकता है। ठीक है, अब कॉर्पोरेशन टैक्स स्टार्टअप्स पे कितना लगेगा? जब एक कंपनी शुरू होती है तो उसको टैक्स पे करना, अब इनिशियली क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, खर्चे भी ज्यादा होते हैं, उस कंपनी को की एक इमेज क्रिएट करना मार्केट में, इन सब में टाइम लगता है और एकदम से उन पे इतना टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो स्टार्टअप पहले होती क्या, कंपनी कौन कौन सी होती है, जो 10 इयर्स से ज्यादा ओल्ड ना हो और जिनका टर्न ओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो, और वो कुछ इनोवेशन का काम भी कर रही हो। सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। और ये कौन से 3 इयर्स होंगे, ये कंपनी खुद डिसाइड कर सकती है। फर्स्ट 3 इयर्स हो सकते हैं, लास्ट 3 इयर्स हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, ये खुद कंपनी डिसाइड कर सकती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे टैक्स ना, टैक्स हॉलीडे। लिख लिया था, मैंने आप लोगों को एंजल इन्वेस्टर पढ़ाया था, याद है क्या था? Who invest for hobby? तो एक लगता है एंजल टैक्स, तो जो भी ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे उस पे 30% टैक्स लगता था। लेकिन फिर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहा, स्टार्टअप कंपनी को की ग्रोथ में एक हर्डल है, तो इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, कब? लास्ट ईयर बजट 2024। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक प्लस पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि कैसे प्रमोट किया, एंजल टैक्स को भी रिमूव किया, डिलीट किया, इस तरीके से हटा दिया
बिल्कुल 100%। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। भले ही ये टैक्स जनरेट कर दिया गया है, लेकिन अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या स्टार्टअप कंपनीज को कैसे प्रमोट करें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक और टैक्स है इक्वलाइजेशन टैक्स। इसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स है, वो किस पे लग रहा है? अभी बताया ना मैंने कॉर्पोरेशन टैक्स। प्रॉफिट डबल। ठीक है, ये किसके अंडर आ रहा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और दूसरा टैक्स है जो ये इक्वलाइजेशन या गूगल टैक्स जो हम पढ़ेंगे, ये लगता है सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, सपोज कॉस्ट प्राइस है 700, प्रॉफिट है 300, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1000। तो प्रॉफिट जो है इस पे तो कॉर्पोरेशन टैक्स लग रहा है और सेलिंग प्राइस पे भी अलग से टैक्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन टैक्स। आता है फाइनेंस एक्ट 2016 के अंडर। इसको भी अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आते थे ना, आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह बहुत सारे आते हैं। देखा? न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पहले थ्री में था। उनमें जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं उन पे लगता था ये टैक्स। ठीक है, तो इसको भी अबॉलिश कर दिया गया है। ये आता था फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर। बस इतना पता होना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस पे लगता था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैंने आप लोगों को बताया था 2020 में अबॉलिश हो गया था। बस पता होना चाहिए कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे या कुछ डिविडेंड मिलता था तो उस पे टैक्स लगता था। इतना एक रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है,
एक लगता है बायबैक टैक्स। ठीक है, बायबैक टैक्स क्या है कि सपोज एक कंपनी है, उसके शेयर्स किसी शेयर होल्डर ने खरीदे, बाद में वो कंपनी कहे कि मुझे ये शेयर्स आप वापस कर दो, कोई ऐसे वो नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है उस पर्सन शेयर होल्डर पर, वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर वो वापस शेयर्स कर देता है तो उस पर एक बायबैक टैक्स लगता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बायबैक टैक्स नाम पता होना चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्स, ये तो अच्छे से पता होना चाहिए कि जब हम कोई प्रॉपर्टी कुछ लेते हैं, कुछ पे इसको सेल करते हैं, उस पे जो हमारा प्रॉफिट होता है उस पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स। When an owner makes profit by selling his capital assets. कैपिटल एसेट्स कौन कौन से हुए? प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, पेंटिंग, व्हीकल, मशीनरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, शेयर्स, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज, नॉन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, क्लियर है? ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। मतलब शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा अगर कुछ टाइम के लिए रखे हैं और फिर बेच दिए तो उस पर वो हुआ शॉर्ट टर्म टैक्स, लेकिन अगर 12 मंथ्स के बाद उसको सेल किया तो 24 तो लॉन्ग टर्म टैक्स। और जो बाकी एसेट्स हैं जैसे होम, बिल्डिंग वगैरह, वो उसका भी 24 मंथ्स का होता था शॉर्ट टर्म, और 24 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ सेल पे डिपेंड कर रहा है कि शॉर्ट टर्म टैक्स लग रहा है या लॉन्ग टर्म। बिटकॉइन और नॉन फंजिबल टोकन, इन सब पे भी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इन सब के का जो प्रॉफिट होता है उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है 30%। और इन सब पे इन सब की ट्रेड पे, ट्रांसफर पे 1% टीडीएस भी लगता है। जो शेयर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में पहले शॉर्ट टर्म मतलब 12 मंथ्स अबव, अगर 12 मंथ्स के अंदर उसको सेल कर दिया जाए तो जो पहले टैक्स लगता था वो लगता था 15%, जो अब लगता है वो है 20%। और लॉन्ग टर्म पे पहले लगता था 10%, अब लगता है 12.50%। लोग क्या करते थे, एक एक दिन, दो दो दिन, बहुत शॉर्ट पीरियड पे शेयर्स खरीदना बेचना करते रहते थे, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती थी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए ये टैक्स शॉर्ट टर्म वाला आप देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से किया है। तो जो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन की प्रॉब्लम थी, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन
यूटिलाइजेशन मतलब कि जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए ये टैक्स है। अब इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा कोशिश करता है इसको लॉन्ग टर्म तक रखा जाए ताकि टैक्स थोड़ा कम लगे। ठीक है, एक मिलता है कैपिटल गेन टैक्स पे इंडेक्सेशन बेनिफिट। इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन बेनिफिट भी बोलते हैं। अभी बैक भाग गया। सपोज कोई फंड है जो 2010 ले लेते हैं 2020, ठीक है, यहाँ पे है 1 लाख और वो अब उसको इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 2 लाख। तो प्रॉफिट अगर इसको सेल करते हैं अब कितना हुआ 1 लाख। ठीक है, कितना हुआ समझ में आया? तो कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगेगा 1 लाख पे। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट में क्या होता है, मैंने आप लोगों को परचेसिंग पावर बताया था। जो हम 2010 में 1 लाख रुपए से खरीद पा रहे थे, तो 2020 में क्योंकि प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्या हम उस 1 लाख से उतनी ही अमाउंट की चीज खरीद पाएंगे? नहीं। तो इसको सेटल करने के लिए एक मिलता है इंडेक्सेशन बेनिफिट कि इसको कैसे काउंट करेंगे। इसको 1 लाख नहीं, इसको सपोज 50,000 ले लिया, तो अब आपको 1 लाख पे नहीं 50,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेनिफिट मिल गया। पे टैक्स ऑन इंडेक्सेशन बेनिफिट। इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड। इसमें है नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, यहाँ पे टैक्स ऑन प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे हुआ 12.5%, यहाँ पे 20%, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अगर 23 जुलाई 20 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है तो ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, ये नहीं है।
2020 2024 ठीक है। पहले इसमें भी ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बाद में ये लाया गया था, तो अब तो है। आए समझ में? देख लिया इतना? इनकम टैक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई 24 जुलाई हाँ इनकम टैक्स का पूरा लोगो और नीचे क्या लिखा हुआ है सब कुछ? एजेंसी ओवर गूगल कर लेना इनकम टैक्स, तो उसमें भी क्लियर दिख जाएगा। तो जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कोष मूल्यदंड, ये कहाँ से लिख लिया हुआ है? मैंने आप लोगों को बताया था। नहीं, ऋग्वेद तो मैंने नहीं बताया था, मैंने कुछ और बताया था। ऋग्वेद के साथ ही बताया था, बट कुछ और बताया था। और आप उसको खुद सर्च करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप भूले ना। ठीक है, जब भी किसी भी चीज को पढ़ें, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोरिलेट कर करके आप बाकी सब्जेक्ट से पढ़ें। जब आप इसको पढ़ेंगे, जो भी नाम आएगा उस टाइम की हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे। अगर मैंने टाइम पीरियड बताया तो आप नाम भी याद आ जाएगा, इसलिए मैं टाइम पीरियड नहीं बता रही हूँ, आप खुद सर्च करेंगे, उस टाइम की हिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है, फिर वहां से देखेंगे कि अच्छा इसमें ये जैसे डिपार्टमेंट्स की बात हुई, तो उसमें देख लेंगे कि वहां पे किस तरीके कौन कौन सी बुक्स थी। टोटल 15 बुक्स थी उस टाइम पे जो उन्होंने निकाली थी। उस बुक्स में क्या लिखा हुआ था? प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनकी एक इस वाली बुक में किससे रिलेटेड थी ये। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से देख लिया अच्छा इसमें पुलिस सर्विस भी थी, तो फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज कौन है? कौन है फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज? कॉर्नवालिस के टाइम का देख लिया, फिर हिस्ट्री। ठीक है, फिर वहां से रिलेट किया अच्छा अब की पुलिस सर्विसेज में और उस टाइम की पुलिस सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, इन्हें फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज क्यों कहते हैं। तो ऐसे जब आप कोरिलेट कर करके पढ़ेंगे ना, तो आप ना हिस्ट्री भूलेंगे, ना इको भूलेंगे, ना कोई और सब्जेक्ट भूलेंगे। ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट से रिलेट कर लिया, कुछ उसमें लिंक कर लिया। ठीक है, अच्छा एक है ओल्ड टैक्स रेजीम और दूसरा है अब जो न्यू टैक्स रेजीम है।
एग्रीकल्चर, पे है ये ग्रॉस इनकम ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है। ठीक है, लेस देन 60 ईयर्स। तो पहले कितना होता था, 7,50,000 तक टैक्स नहीं लगता था, अब 775,000। आप सिर्फ कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे, आपको अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से डिडक्शंस वगैरह माइनस होती थी। सपोज 50,000 की कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुई, फिर उसके बाद एनपीएस वगैरह की कोई डिडक्शन माइनस हुई, फिर उसके बाद एलआईसी वगैरह जो भी ली होगी या होम लोन लिया होगा उसका कुछ डिडक्शन माइनस हुआ, तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 5 लाख। ठीक है, इसमें जो ये एनपीएस और एलआईसी वगैरह है वो डिडक्शन माइनस नहीं होती, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस में काउंट कर लिया। सपोज 75,000 माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम हो गई 7 लाख। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इनकम टैक्स कितना लगा इस पे, टैक्सेबल इनकम पे सपोज लगा 12,500 और इसमें लगा 20,000। तो जो रिबेट मिलता है, पहले भी मिलता था अभी भी मिलता है, रिबेट मिलता है अगर 5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक टैक्सेबल इनकम है तो रिबेट पहले मिलता था 12,500 तक। किसी ने अगर टैक्स पे किया है 12,500 तक तो उसको टैक्स रिबेट मिल जाता था, वो टैक्स वापस हो जाता था जब वो उसको फिल करता था फॉर्म वगैरह को। और अब जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें क्या होता है कि किसी की टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक अगर है तो 25,000 तक उसको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। क्या समझ? तो अल्टीमेटली इसमें भी टैक्स कुछ नहीं पे करना पड़ेगा और इसमें भी। ठीक है, जब यही 0 है तो सरचार्ज और सेस तो ऑलरेडी 0 हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था तो डिडक्शन मिल जाता है। और मैंने अमाउंट की कि सपोज ये बोल दिया कि आपने 1 लाख की अगर एलआईसी करवाई है तो आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा टैक्स आप सोचें कि बिल्कुल 0 देना पड़े तो इसके चक्कर में हम 50 लाख की एलआईसी करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जो न्यू टैक्स रेजिम है इसमें जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों की वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है कैसे? कि पहले कम अमाउंट पे, सपोज पहले अगर ये था कि 7,50,000 के बाद टैक्स पे करना पड़ रहा है, अब वो 775 के बाद है, तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। अब तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, डिमांड ज्यादा होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो ओल्ड टैक्स रेजिम थी वो थी 5, 20, 30%, इस तरीके से लगता था। अब है 5, 10, 15, 20, 30। लिखा इतना?
क्या ये पॉसिबल है कि कोई पर्सन चाहे कि मुझे तो ओल्ड टैक्स रजीम से ही पे करना है, मुझे तो न्यू टैक्स रजीम से भी पे करना है? तो हाँ, ये ऑप्शंस हैं। जो सैलरीड एम्प्लॉयड है वो एवरी ईयर चूज कर सकता है कि उसको ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करनी है या न्यू। बिजनेसमैन, फ्रीलांसर्स, या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लाइफ में एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग इतना 1 मिनट तक रिवाइज करें, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सरचार्ज पढ़ेंगे इसके बाद इनकम टैक्स पर, ठीक है? 1 मिनट तक रिवाइज करते रहो। 1 मिनट रिवाइज। रिवीजन इज नीडेड। बढ़े आगे। जो सरचार्ज है वो ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम में ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 37% था, अब 25% है। बाकी सारा सेम है। मोर देन 50 लाख से 1 करोड़ तक पहले था 10%, अभी भी 10% ही है। और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहले था 15%, अभी भी 15% है। और 2 to 5 करोड़ पहले था 25% और अब भी 25% ही है। तो अब क्या है, 5 करोड़ के बाद तो 25% ही लगता है सरचार्ज। ठीक है, फिर एक है इफेक्टिव इनकम टैक्स। जो सुपर रिच लोग होते हैं उन पे लगता है कि जो हाईएस्ट स्लैब है इनकम टैक्स का उस वो लगा सब 30% है, प्लस इस पे लगेगा 1:30 p.m. 37% ऑफ
30% इनकम टैक्स। ठीक है, ये था ओल्ड। पहले मैं ओल्ड बता रही हूँ आप लोगों को, फिर इसके बाद में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, इसमें लगेगा 30% प्लस 25% ऑफ 30% इनकम टैक्स। समझ में आ गया कैसे ये चेंज हुआ है? सरचार्ज, ये सरचार्ज है, ये टैक्स है जो हाईएस्ट स्लैब है, इनकम टैक्स। ठीक है, अब लगेगा सेस 4%। कैसे कैलकुलेट होगा? 30% प्लस इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो 4%, 30% प्लस इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो अमाउंट पे। सपोज यहाँ पे अगर आ रहा है 11.1% और यहाँ है 7.5%, तो इसको पूरा अगर कैलकुलेट करते हैं, पूरा इसकी कैलकुलेशन, तो ये आएगी 42.74% और ये आएगा 39%। ठीक है, अब जिन लोगों की इनकम इतनी है उन लोगों के पर्सपेक्टिव से ये एक बेनिफिट है, जो पहले उन्हें टैक्स 42 पॉइंट समथिंग % पे करना पड़ रहा था, अब वो 39% है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, है ना। लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है? लॉस। लेकिन अब इसको लॉस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फॉरगॉन, जो अपनी मर्जी से विलिंगली गवर्नमेंट लूज करती है। क्यों करती है? ताकि डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास ज्यादा हो, वो डिमांड ज्यादा करे, खर्चा ज्यादा करे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, जॉब ज्यादा प्रोवाइड कर सके लोगों को, और जीडीपी इंक्रीज हो सके, इकोनॉमी बूस्ट हो सके। ठीक है, तो टैक्स पेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये टैक्स सेविंग्स है, और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ये रेवेन्यू फॉरगॉन है, या टैक्स एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लिख लिया इतना सबने? अब एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स। इसमें क्या होता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये जो इनकी जो फैमिलीज हैं वो एक साथ मिलकर कुछ एक पर्टिकुलर टैक्स मतलब दे सकते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना चाहिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स भी कुछ ऐसा है। ठीक है,
पूरी फैमिली मिलकर एक टैक्स पे करती है। इससे इस वाले टैक्स से उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और जितना टैक्स उन्हें वैसे सेपरेटली पे करना पड़ता उतना नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, तो कुछ टैक्स में फैमिलीज को बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? एक टैक्स है exempted टैक्स। सैलरीड एम्प्लॉयड है, अगर जैसे किसी की फिक्स्ड इनकम है, उन्हें पता है कि उनकी इतनी इनकम है, उनका इतना अमाउंट टैक्स में जाएगा। तो ये क्या हुआ? Presumptive tax. ठीक है, तो जो कंपनीज और जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसमें क्या होता है, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को हायर करती हैं, वो पूरी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं और कॉर्पोरेशन टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर, फैशन डिजाइनर, कोई और जो ऐसे जो प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, कोई डीजे वाला, इनके पास तो कोई ऐसा ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ना कोई फिक्स सैलरी होती है ना? ठीक है, तो इनके लिए एक अलग टैक्स है जिसको एक तो बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, तो एक है इसका एक अलग फॉर्मूला है जो ये फ्रीलांसर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए, जिस पे लगता है प्रिजम्पटिव टैक्स और साथ में लगता है प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन ये 2500 से ज्यादा नहीं हो सकता और इसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, मैम सैलरीड पीपल के केस में भी होता है ना ये प्रोफेशनल टैक्स? नहीं, उनका तो फिक्स है ऑलरेडी। वो पहले जो कट हो जाता है वो क्या होता है फिर? पहले का सैलरी में से? टीडीएस की बात कर रहे हैं अच्छा, वो टीडीएस होगा। हम। अभी पढ़ेंगे हम टीडीएस। जैसे वो क्या होता है, जैसे कोई कॉलेज में कोई टीचर है, उसको 10,000 रुपीज मिले सपोज। खैर इस टॉपिक पे बाद में आते हैं, पहले हम ये समझ गए, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी टीडीएस क्या होता है। ठीक है, समझ गए? इतना आ गया समझ में? फिर एक है एडवांस टैक्स। ये क्या है? सपोज किसी को जो टैक्स पे करना होता है वो 31 मार्च से पहले सपोज पे करना है, पूरा ईयर का इस डेट से पहले पे करना है। मान लो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग हैं, वो सोचें कि मैं तो 31 मार्च को ही टैक्स पे करूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वर्क करना है, वो कहाँ से कर पाएगी? गवर्नमेंट को तो पूरा ईयर पैसे चाहिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, एक ही डे पे सारे टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए एडवांस टैक्स लगता है कि जितना टैक्स सपोज एक ईयर में अगर 1 लाख टैक्स पे करना है तो आप एडवांस में पे कर दो, 10-10 हजार करके कर दो, 20-20 हजार करके कर दो, तो पूरा ये 1 लाख। अब कंपनी के माइंड में ये डाउट आएगा कि मान लो मैंने
मेरा टैक्सेबल इनकम ईयर के एंड में 31 मार्च को बन रही है 1 लाख और मैं एडवांस में पे कर चुका हूँ 1,20,000। तो ये 20,000 का क्या, तो ये 20,000 वापस हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 मंथ्स के गैप पे पे करना होता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। अगर एनुअल टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा है तो ये पे करना पड़ता है। इसलिए इतना अब आते हैं जश्वी के डाउट पे। TDS और एक होता है TCS। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड अब उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी बायर है गुड्स सर्विसेज का या इन्वेस्टर है, पेमेंट करने से पहले सेलर को, जैसे उसी एग्जाम्पल पे आते हैं, एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है तो वो सैलरी सपोज उसकी 10,000 है, तो ये 10,000 पे करने से पहले 1,000 रुपीज पहले से अपने पास क्रेडिट करके रख लेंगे यूनिवर्सिटी, और उसको कितना पे करेंगे, 9,000 प्रोफेसर को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाम से समझ में आ रहा है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल हमने लिया, या फिर कोई बुक का पब्लिशर है और उसको रॉयल्टी पे करनी है तो कर लिया। कंपनी जिससे पहले डिविडेंड का भी होता था, या बॉन्ड इशूअर पेइंग इंटरेस्ट, एक एग्जाम्पल ये भी है। ये किस में से कट हो रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी में से। ठीक है, जैसे आप यही पूछ रहे थे ना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है नाम से। यहाँ पे सेलर कौन हुआ, अगर यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्पल से देखें तो सेलर सिर्फ वो नहीं होता जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, सेलर उसको भी काउंट करते हैं।
जो कोई सर्विसेज दे रहा हो, अब वो अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो एक सर्विस है, ठीक है। अगर हमारे उसमें देखें तो मैं इस वक्त एक सेलर हूं, ठीक है, और आप क्या हुए, बायर। आगे समझ में। और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में यहां पे बायर जो है, सपोज यूनिवर्सिटी है, वो पहले से ही टैक्स रख रही है, यहाँ पे सेलर, जो भी सेलर है उसको टैक्स पे किया जाएगा, वो फिर रखेगा और वो गवर्नमेंट को देगा। सपोज मैं कोई कार खरीदने जाती हूँ, मैं टैक्स पे करूंगी उसको, सेलर को। बायर नहीं रख रहा है, मैं टैक्स पे कर रही हूँ सेलर को, सेलर फिर आगे गवर्नमेंट को दे रहा है। आगे समझ। फिर बस वन लाइन इतना ही पता होना चाहिए, इतना डिटेल में कौन सेलर है कौन बायर है ये सब नहीं जानने की जरूरत, बस ये पता होना चाहिए कि कैसे कट होता है। जैसे हिस्ट्री का डाउट था तो इतना बस आइडिया होना चाहिए। जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, ये क्यों लिया जाता है, ताकि टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी, इन सबको रिड्यूस किया जा सके। इसकी वजह से टीडीएस टीसीएस कट किया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, कॉलेज पहले से ही पैन कार्ड, सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास रखेगा, फिर वो पैसे वो गवर्नमेंट को देगा। उसके बाद में अगर उसकी टैक्सेबल इनकम कम आती है, जो टैक्स के स्लैब्स है उससे, तो उसको टैक्स रिबेट मिल जाएगा, जो हमने पढ़ा, ठीक है। फिर बाद में उसको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। आगे समझ आया, समझ मयूरी? यस मैम। अब इसका एक बेनिफिट तो ये है कि सपोज प्रोफेसर का एग्जांपल लेते हैं, उसको मान लो 10,000 रुपीज दिए, वो लेके भाग गया, अब इस पे वो कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 10,000 उसको एक ही जगह से मिल रहा है, हो सकता है वो 4-5 कॉलेज में पढ़ा रहा है और उसकी टैक्सेबल इनकम जितना मिनिमम अमाउंट है कि इसके बाद टैक्स लगेगा उसको एक्सीड कर जाए। लेकिन अगर 10,000 उसको बिना किसी पैन कार्ड, बिना टीडीएस के मिलती कट करके, तो वो लेके आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता, बिल्कुल टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन टीडीएस कट हो गया, अब वो टैक्स रिबेट भी मांगेगा, फाइल भी करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि अच्छा इसकी इतनी इनकम यहाँ से आती है। टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी को ये रिड्यूस करेगा। साथ ही ये हार्डशिप भी क्रिएट करेगा उन लोगों के लिए, सपोज इसका तो 10,000 इनकम में से 1,000 कट हो गई, मैंने आपको कहा कि हो सकता है ये दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा रहा हो, दूसरी साइड ये भी है, हो सकता है ये कहीं और ना पढ़ा रहा हो, दोनों चीजें, ठीक है। अगर पढ़ा रहा होगा, हो सकता है इसकी इनकम 10 लाख हो बाकी टोटल करके, और ये भी हो सकता है कोई दूसरा पर्सन है उसको सिर्फ 10,000 ही है। अब जिसकी 10 लाख है उसका अगर 1,000 रुपीज टीडीएस बार बार कट भी रहा है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके सिर्फ 10,000 ही है, उसमें से और 1,000 कट हो गया तो उसकी तो डिस्पोजेबल इनकम बहुत ही कम बची, तो ये एक हार्डशिप भी क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, टीडीएस 2019 के बाद जो कैश विड्रॉ करते हैं हम एक सिंगल अकाउंट से, सिंगल पर्सन से, अगर वो अमाउंट
1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर जाए एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर 2% टीडीएस लगता है। ठीक है, किस पे लगेगा? सपोज मेरा अकाउंट है, उसमें से मैं कैश विड्रॉ करती जा रही हूँ और वो 1 करोड़ से ज्यादा अगर हो जाता है तो मुझे 2% टीडीएस पे करना पड़ेगा। और 2024 के बाद, बजट के बाद, कुछ चीजों पे टीडीएस रिड्यूस हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया 1% टीडीएस लगता है बिटकॉइन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वगैरह पे। ठीक है, आगे समझ। एक है टीडीएस ऑन इन्फ्लुएंसर्स। इसको इन्फ्लुएंसर टैक्स भी बोलते हैं। ये क्या है? सपोज कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई पर्सन है, उसको कोई फोन गिफ्ट में मिला जिसका प्राइस था 30,000। फिर उसको कुछ और बेनिफिट्स मिले, कहीं पे स्टे का बेनिफिट मिला, वो था 30,000, टोटल हुआ 60,000। ठीक है, तो 10% इस 60,000 का 10% मतलब 6,000 रुपीज टीडीएस पे करना पड़ेगा। अब मन में डाउट आएगा कि ये तो फोन गिफ्ट किया है, अमाउंट तो मिल नहीं रहा, कैश तो मिल नहीं रहा, तो डीडीएस कैसे कट होगा? ये गवर्नमेंट की हेडेक है। बस हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर टैक्स लगता है। ठीक है, एथिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप इस अमाउंट से ज्यादा गिफ्ट नहीं ले सकते। पढ़ा है? वो फिर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कितना अमाउंट है वो? पढ़ा है? हाँ या ना, दो ही आंसर हो सकता है। नहीं मैम। ना, ये एथिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। कोई गिफ्ट अगर आपको कहीं से भी मिलता है तो आप उसको उस अमाउंट से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर रखना है तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जहां तक मुझे याद है ये 25,000 है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, टीसीएस मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें क्या है? सपोज कोई पर्सन कार खरीदता है 25, एक मिनट,
attendance. Oh! ठीक है। अच्छा, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक जीएसटी क्लेम भी होता है, जीएसटी रिफंड। ये क्लेम करते हैं जीएसटीएन वेब पोर्टल पे। ठीक है। फिर एक है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कुछ भी ये टैक्स लगता है उस किसी भी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, ईटीएफ यूनिट्स, डेरिवेटिव्स या कोई भी सिक्योरिटीज जो है उन पे लगता है, चाहे खरीदो या बेचो। ठीक है। किस पे लगता है? ऑन द सेल एंड परचेजेस ऑफ शेयर्स, डेरिवेटिव्स या कोई भी अदर सिक्योरिटीज। फिर एक होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये लगता है नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज। traded at commodities exchange rate। ये लगता है 0.01%। ये जानना जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कुछ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी होता है।
यहाँ पे अभी तक हमने जितना पढ़ा वो हम सब डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में एक तो है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। जैसे हम इनकम टैक्स में पढ़ रहे थे, एक फिक्स्ड इतनी इनकम फिक्स्ड टैक्स था, ये वैसा नहीं है, ये क्वांटिटी के हिसाब से है। 20% 20 लीटर पे अलग, 40 लीटर पे अलग, ये इस तरीके से है, ठीक है, क्वांटिटी के बेसिस पे। तो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट भी बोलते हैं। क्या एक होता है एड वेलोरम टैक्स, ठीक है। किसी चीज की वैल्यू के बेसिस पे, टैक्सेस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ समथिंग। स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट क्वांटिटी के बेसिस पे था, ये वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। इससे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बस एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एम्बिट में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसमें मैंने आपको लोगों को बताया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स पहले होता था, जिसको रीनेम किया गया था 2018 के बाद CBIC, याद है? ये लिखवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, तो ये याद होना चाहिए। तो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट, स्पेसिफिक टैक्स यूनिट के बेसिस पे ये क्या है, किसके बेसिस पे है? क्वांटिटी, क्वांटिटी। एड वैलोरम टैक्स किसके बेसिस पे है? वैल्यू। ये जो है वो इजी है एडमिनिस्टर करने के लिए, क्योंकि ये क्वांटिटी के बेसिस पे है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट है, ये जो हार्मफुल चीजें होती हैं उनकी कंजम्पशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ज्यादा क्वांटिटी में लोग नहीं खरीदेंगे फिर उसको, ठीक है। ना लिख लिया सबने?
बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दो है इसमें, एक तो है फॉरवर्ड शिफ्टिंग, एक है बैकवर्ड। ठीक है, सपोज ये फोन है, इस पे गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी इंक्रीज कर दे फ्रॉम 18 टू 28, ठीक है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट उतना ही चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, फोन का प्राइस भी इंक्रीज कर देगी। बर्डन किस पे शिफ्ट हुआ, कस्टमर पे। ठीक है, क्या ये जीएसटी इंक्रीज हुआ तो कंपनी पे कुछ असर हुआ, नहीं, बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया, कस्टमर के ऊपर। Customer. ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग, टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर दिया कस्टमर के ऊपर। सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर जीएसटी इंक्रीज हो जाए 18 टू 28% और कंपनी कहे कि क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हो सकता है कि उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाए, है ना, तो उसके कस्टमर दूसरा कोई प्रोडक्ट लें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए कंपनी क्या सोचेगी, मैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी रिड्यूस कर देता हूँ, या बाकी एक्सपेंडिचर्स कुछ हैं जो उनको डिक्रीज कर देता हूँ, लेकिन फोन का प्राइस उतना ही है अभी भी सेम। ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बायर्स को कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स पे ना जाए। अब फॉरवर्ड शिफ्टिंग या बैकवर्ड शिफ्टिंग डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पे। कोई ऐसी कमोडिटी है जो एसेंशियल है, पता है कि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे हम उसका प्राइस इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आप बताएंगे, Forward. फॉरवर्ड शिफ्टिंग। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई, इन दोनों फैक्टर्स पे। ठीक है,
चीज और पढ़ते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ठीक है? तो अभी ब्रेक लेते हैं। फर्स्ट क्लास आपकी क्या थी? 12 to 2 थी ना? तो अभी ब्रेक लेते हैं। 3:30 रखे हैं 4? बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो यार। आपको जैसे ठीक 3:30। लगे। हम्म, 3:30 या 4? ये तो अटेंडेंस फॉर्म भी आप लोगों का आ चुका है, वो भी फिल कर दीजिए। 3:30। 3:30 मिलता है, ठीक है?